Hello guys, welcome back to this channel and welcome back to this series of data science। आज हम एक और वीडियो लेके आ गए तुम लोगों के लिए। ये दूसरी वीडियो होगी बेसिक स्टैटिस्टिक्स या इन डेटा की। और यार, जो पिछली वीडियो में हमारी बातें रह गई थी डेटा के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, वो हम करेंगे। ठीक है। बेसिकली जिसको नहीं पता, इसकी एक पिछली वीडियो अभी आई थी कुछ दिनों पहले। और या उसमें हमने बात की थी मीन मीडियन मोड के बारे में, थोड़ा डेटा के टाइप्स के बारे में बात की थी। ठीक है। और हमने देखा था कि यार क्या क्या होता है, वेरिएंस डेविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन की भी बात की थी हमने उसमें। थोड़ा सा समझा था कि क्या क्या चीजें हैं। और आई होप तो तुम्हें वो पसंद आई। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं चेक की या ये सीरीज पे नया है, जाओ पुरानी वीडियोस को एक बार चेक करो। देखो क्या क्या चीजें तुम्हें पसंद आ रही है, कमेंट आउट करो। और यार देखो, इस वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है। और सब्सक्राइब मारो यार, ठोक के सब्सक्राइब मारो। ठीक है, देखो अपने को भी मोटिवेशन होना चाहिए, सच्चाई है। ऑल्दो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई एम डूइंग दिस टीचिंग बिकॉज आई लाइक दिस। बट यार, करना है तो अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो लेट्स मूव कि आज हम क्या करने वाले हैं ना। और आज की वीडियो में हमारे तीन टॉपिक होंगे। थोड़े से ऐसी चीजें हैं ये जो तुम्हें समझने में एक नॉन टेक बैकग्राउंड को थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि जितना मैं उसको ऐसे पोर्ट्रे कर सकूं कि एक नॉन टेक वाला या नॉन मैथ बैकग्राउंड का बंदा भी ना समझ पाए कि ये क्या है। और ये तीन चीजें हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्यूनेस और कर्टोसिस, और फिर डेटा इम्प्यूटेशन। हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि डेटा इम्प्यूटेशन करेंगे, बट हमने फिर उस अगेन थोड़ा सा, तो हमें पता चला कि यार इस वीडियो में थोड़ा टाइम देना चाहिए लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि जिसको मैथ्स आती है उसके लिए तो बहुत आसान है, मैं 10 मिनट में समझा के निकल जाऊंगा। बट जिसको नहीं आती और जो इस चीज में घुसना चाहता है, उसके लिए क्या करें। तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा। आई होप तो तुम लोगों को पसंद आए। ठीक है। यार, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे घुसते हैं। पहले तो देखते हैं भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट लो पहले, बस देखो इस ग्राफ को, देखो ध्यान से। ठीक है। ये ग्राफ जो है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। ठीक है। इसको बेल कर्व भी कहते हैं। ठीक है। तो इसकी कुछ खूबियां होती है। एक तो ये सिमेट्री होता है मीन पे। ठीक है। सिमेट्री मीन के बराबर होती है। मीन को हम म्यू से, ये जो यू सा ऐसा सिंबल दिख रहा है ना, उसको म्यू कहते हैं। और जो ये ऐसे गोल सा सिंबल दिख रहा है उसे सिग्मा कहते हैं। ठीक है। ग्रीक वर्ड्स आई थिंक। तो तो ये म्यू मतलब मीन के आसपास सिमेट्री लगे घूमता है। और इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम देखेंगे अभी। जैसे आगे देखो इसमें होगा ये 68, 95, 99.7 रूल। ठीक है। ये रूल बोलता है कि भाई 68% जो डेटा है वो पहले ब्रैकेट में आएगा दूसरे स्टैंडर्ड डिविएशन के। हम इस पे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो, सिमेट्री है ना, तो ये इसकी खूबी है। ये लेफ्ट और राइट साइड पे सेम दिखता है। मिडिल में इसका मीन होता है। और इसके कुछ स्टैंडर्ड डेविएशंस के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है। कि मीन में एक स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ोगे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करोगे तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का ब्रैकेट बनेगा। फिर सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा जब दो बार मीन से माइनस कर दोगे या दो बार मीन से प्लस कर दोगे। ठीक है। मतलब म्यू प्लस 2 सिग्मा एंड म्यू माइनस 2 सिग्मा वाला ब्रैकेट बोल रहा हूँ मैं। और फिर ऐसे तीसरा ब्रैकेट बनता है मोस्टली इतने में। ठीक है। और इसका रूल क्या है, 68, 95, 99.7 रूल इज कि पहले ब्रैकेट में -1 सिग्मा से +1 सिग्मा, या पहले स्टैंडर्ड डिविएशन से नेगेटिव वाले और पहले स्टैंडर्ड डिविएशन पॉजिटिव वाले में, इस डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारा डेटा 68% कवर हो जाता है। 68% डेटा इतने हिस्से में ही लाई करता है। फिर दूसरे ब्रैकेट में 95% डेटा कवर हो जाता है और तीसरे ब्रैकेट में तो 99.7% डेटा कवर हो जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई तीन स्टैंडर्ड डिविएशन तक तो डेटा खत्म ही हो गया। ठीक है। और हम इसीलिए जी स्कोर करके एक मेथड होता है जिससे हम आउटलायर को भी रिमूव करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन वाला जो ब्रैकेट ना, उसके बाद जितना डेटा है उसको आउटलायर घोषित कर देंगे, उसको उड़ा देंगे। ठीक है। हम इसमें थोड़ी सी बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की।
ठीक है, अब मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल ले देता हूँ, ठीक है। एनुअल इनकम का एक एग्जांपल लेते हैं। एनुअल इनकम, मान लो कि एनुअल इनकम की एक पूरी डेटा सेट दी हुई है मेरे को, जिसका मीन तुम्हारा अराउंड अराउंड 3 लाख है। 5 लाख ले लेते, ठीक है। और जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 लाख के आसपास है, ठीक है। तो एक तो तुम्हें ब्रैकेट समझ आना चाहिए कि ब्रैकेट क्या होगा, कि मीन अगर मेरा 5 लाख था, तो 4 लाख से 6 लाख का एक ब्रैकेट बनेगा, 3 लाख से 7 लाख का एक ब्रैकेट बनेगा, और 2 लाख से 8 लाख का एक ब्रैकेट बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के ब्रैकेट्स हैं। समझ गए? तो बेसिकली ये ग्राफ क्या होगा कि बीच में आएगा 5 लाख, यहाँ 4 लाख, यहाँ 3 लाख, यहाँ 2 लाख, लेफ्ट में ऐसे ही 6 7 8 राइट में। मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे को इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, मुझे इसे, अभी जैसे तुम्हें दिख रहा है ना कि ये -2 लाख, वो +2 लाख से +8 लाख घूम रहा है, मुझे इसे -3 से +3 लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हर डेटा पॉइंट के लिए क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। नॉर्मलाइज का तरीका क्या होता है, तो उसका हम जी स्कोर निकालते हैं, ठीक है। जी वैल्यू है, जी स्कोर कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। ठीक है, हम जब स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला मिलेगा, अभी नहीं है लिखा हुआ बट पक्का मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं ना, कि मान लो 6 लाख अगर हमारा दिया हुआ है, एक डेटा पॉइंट, तो 6 लाख में से हम 5 लाख माइनस करेंगे विच इज 1 लाख, और उसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड कर देंगे विच इज ऑल्सो 1 लाख, तो मेरा 1 आ गया आंसर, है ना। विच मीन्स 1 नहीं आना चाहिए था बेसिकली, क्योंकि यार मैंने कोई एक रैंडम डेटा पॉइंट उठाया था, ठीक है, हो, जो कि तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा। बट तुम्हें समझ आ गया ना कि डेटा पॉइंट में से तुमने उसका मीन माइनस किया और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया। 1 क्यों नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है कोई भी, और तुम उसको नॉर्मलाइज ही कर दो, ठीक है, तो उसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 आना चाहिए, ठीक है। और मतलब ऑब्वियसली 5 लाख का भाई, अब मतलब अगर 5 लाख पे अगर मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन, वो नॉर्मलाइजेशन लगाया तो उसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन 5 लाख होगा, है ना। विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमने बोला वेरिएंस 1 लाख है, तो उसका स्क्वायर रूट तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा, राइट। हाँ, ऑल्दो मैंने यहाँ गड़बड़ की है, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस नहीं है हमारा, स्टैंडर्ड डिविएशन ही 1 लाख है, वो सही बोला था। तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 1 लाख होना चाहिए था, 5 लाख आ रहा है अगर मैंने फॉर्मूला लगाया, विच मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट तुम्हें समझ आ रहा है ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो भी वैल्यू है उससे उसका मीन माइनस किया और उसको भी स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया, तो वो एक वैल्यू आएगी जो -3 से 3 के बीच में लाई करेगी। और वो -3 से 3 की जितनी भी वैल्यूज हैं सारे डेटा पॉइंट के लिए हम करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, बस जो 2 लाख से 8 लाख की रेंज आ रही थी और -3 से 3 की रेंज बन जाएगी। सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को उठा के फेंकते हैं। जिसको मैथ्स का शौक है वो देखे भाई, ठीक है। इसका एक्चुअली में कोई काम नहीं है, मजाक भी नहीं कर रहा भाई। ये बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालने के लिए काम आती है, बट ठीक है, ये ज्यादा कुछ काम का नहीं है। बस इसमें देख लो, दो चीजें दी हुई है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इज बेसिकली वेरिएंस। तो अगर तुम्हें किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, तो उसमें से तुम्हें सिर्फ दो ही चीजें पता होनी थी, कि उसका मीन कितना है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, गिवन कि नॉर्मलाइज नहीं है। अगर नॉर्मलाइज्ड है और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो ऑब्वियसली मीन 0 होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होगा। हमने 68 95 99.7 रूल भी देख लिया। आगे चलते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं स्क्यूनेस की, ठीक है। यार देखो, दो तरीके से ना तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर सकता है। मतलब एक होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। हो सकता है कि यार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है कुछ, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो यार कि मान लो कि मैंने उसको लेफ्ट या राइट साइड की तरफ धक्का दे दिया, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। या तो मैंने उसको ऊपर नीचे दबा दिया, खींच दिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा कि पचक गया या लंबा हो गया, ठीक है। ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास आटा आटा रखा है ना, तो अभी आटा तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे रखा हुआ था, ठीक है। तुमने उसको लेफ्ट साइड धक्का दिया, ठीक है,
तो लेफ्ट साइड धक्का देने की वजह से राइट साइड की तरफ पूंछ बन गई, तो वो पॉजिटिव स्क्यू हो गया। अगर राइट साइड धक्का दिया और लेफ्ट साइड की तरफ पूंछ बन गई, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा चपटा हो गया, राइट साइड की तरफ थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, है ना, राइट साइड की तरफ लंबा हुआ, लेफ्ट की तरफ चपटा हुआ, तो नेगेटिव स्क्यूनेस है, और उल्टा हुआ तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, या राइट, ठीक है, राइट स्क्यूनेस है, ऐसा कुछ है। तो स्क्यूनेस में हम क्या कहते हैं, टेल बन गई, पूंछ है, ठीक है, जिस साइड की पूंछ होती है उस साइड का स्क्यूनेस बोलते हैं। और अगर तुमने उस नॉर्मली रखा हो, तो ओरिजिनल आटा का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसको तुमने ऊपर खींचा, तो क्या होगा कि यार वो थोड़ा ऐसे चप लंबा हो जाएगा ना, कि अंदर की ओर सिकुड़ जाएगा और ऊपर की ओर खिंच जाएगा। या फिर तुमने उसे दबा दिया, तो क्या होगा कि भाई ऊपर से थोड़ा फैल जाएगा और नीचे से तो बिल्कुल ही चपटा हो जाएगा। तो वो चीज हो रही है अभी। तो इसको कर्टोसिस बोलते हैं, उसको स्क्यूनेस बोलते हैं, लेफ्ट राइट में डिवीजन को स्क्यूनेस बोलते हैं, ऊपर नीचे वाले को कर्टोसिस बोलते हैं। फटाफट हम इसको देखेंगे कि भाई क्या क्या है ये। अभी यार, जो स्क्यूनेस है ना, उसको देखने का एक ही तरीका है, ठीक है, मीन और मीडियन को कंपेयर करते हैं, मोड को लाइट लेते हैं हम। ठीक है, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में समझो कि जो मिड वाली लाइन है ना, वहां पे मीन मीडियन मोड आ जाती है, जो ओरिजिनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जब तुम्हारा लेफ्ट या राइट डेविएशन होता है ना, तो मीन मीडियन मोड खिसक जाते हैं। अभी हुआ क्या है, मैं तो तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ, पॉजिटिव स्क्यू में, ठीक है, या राइट साइड स्क्यू में, मतलब राइट साइड की तरफ पूंछ बनी हुई है। ये बहुत कॉमन है फाइनेंशियल डेटा में, जैसे एनुअल इनकम, जैसे अभी तो मैंने बोला एनुअल इनकम तुम्हारा वो था, ठीक है, मैं एनुअल इनकम की जगह ले लेता हूँ, कुछ और ले लेते हैं, मंथली डेट, ठीक है, एक और, कि मंथली कितना उसका उधार है, या मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यार उसमें ऐसा कुछ है कि मान लो कि बहुत कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, कि भाई 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए महीना उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, मीन बढ़ जाएगा, क्योंकि मीन क्या होता है, मीन होता है कि यार एवरेज, जो टोटल सम होता है ना, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से। तो अगर कोई बहुत सारी वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारी मीन को ऊपर खींच देंगे, ठीक है। अदरवाइज में भी हो सकता है कि बहुत सारी वैल्यू छोटी छोटी है, ठीक है, मान लो कोई इंसान महीने का सिर्फ 300 ही रुपए खर्च करता है यार, ठीक है, तो उसकी उसकी वजह से एवरेज मीन भी गिरेगा, ठीक है। और मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ डेटा होता है, ठीक है। सेंट अगेन ये याद रखना, सेंट्रल टेंडेंसी और मिड पॉइंट अलग चीजें हैं, ठीक है। मीन सेंट्रल टेंडेंसी बताता है, ठीक है, कि कितना डेटा तुम्हारा बीच में आना चाह रहा है, ठीक है, एक सिमेट्रिक कर्व में। मीडियन हमेशा तुम्हारे मिड पॉइंट को दर्शाता है, कि पूरे डेटा का मिड पॉइंट कहाँ था, ठीक है। तो ये तुम जब एक बार ये समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं कि यार, जब बहुत कोई लंबा मंथली एक्सपेंडिचर में कोई बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा था, 30-30 लाख रुपए महीना, उस वजह से मीन बढ़ गया, मीडियन तो बढ़ा नहीं, मिड पॉइंट की बात हो रही थी अभी तक। तो क्या होगा, मीन अगर मीडियन से बड़ा आता है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और अगर मीन मीडियन से कम आता है तो नेगेटिव स्क्यूनेस है। इसको देखने का ये तरीका है, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करने का, मतलब इंटरप्रेट करने का भी ये तरीका है, कि हम दो मेजर और एक माइनर सब क्लास ले लेते हैं। मेजर सब क्लास जो होगा, जो पीक के पास होगा, ठीक है, पीक के पास ज्यादा डेटा होता है। और जैसे जैसे हम नीचे ये देखो, ये वाई एक्सिस पे ना फ्रीक्वेंसी होती है, काउंट होता है कि कितने अमाउंट ऑफ डेटा इधर है। तो पीक के पास ज्यादा डेटा होता है, तो हम कहते हैं कि ज्यादातर जो मेजर सब ग्रुप है, ठीक है, वो अभी भी बीच में ही है। मेजोरिटी ऑफ पीपल आर लाइंग इन द मीडियन वाला रेंज, ठीक है, अभी मीडियन प्लस माइनस समथिंग वाले रेंज में ही ज्यादातर डेटा है मेरा। बट क्योंकि एक मेजर सब ग्रुप ऐसा, माइनर सब ग्रुप ऐसा है, बहुत कम लोग हैं, बट उनकी वैल्यू उतना जैसे देखिए, उनकी खुद की वैल्यू इतनी ज्यादा है, उनका खर्चा इतना ज्यादा है, कि वो मीन को पुल अप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है। तो इस वजह से मीन राइट साइड में शिफ्ट हो गया, उस वजह से पूछ बन गई।
सेम चीज उल्टा है कि यार अगर बहुत एक माइनर सब ग्रुप जो है वो तुम्हारा मीन को कम कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में पूछ बन रही है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में स्क्यूनेस हो रही है, ठीक है। और ये डीएफ डॉट कॉल जो स्क्यू यूज होता है स्क्यूनेस देखने के लिए, तो हम नहीं देखते, ठीक है। बहुत रेयरली मैंने देखा है, बट ये मैंने तुम्हें बता दिया स्क्यूनेस कैसे देखते हैं। अगर तुम आगे जाके एनालिसिस करोगे और तुम्हें तुम GPT-4 का सब्सक्रिप्शन लेके नहीं बैठे हो, तो तुम ऑब्वियसली दिन में 3 से ज्यादा इमेजेस तो अपलोड नहीं कर सकते। उस केस में उस केस में तुम मीन स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू दे देना, तो वो खुद समझ जाएगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिख रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी वो समझ जाएगा। फिर आते हैं हम कर्टोसिस के ऊपर, ठीक है। हाँ, उसमें देखो एसिमेट्री लिखा था, इसमें टेलनेस लिखा है, ये सब लाइट लो भाई, ये तो लिखने के लिए होती है, मैंने लिख दी है, ठीक है। बट कोई अब समझते हैं कि क्या चीज है ये। अगेन ये भी तुम बिल्कुल लाइट ले सकते हो, लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक मुझे खुद नहीं याद रहते, सच्चाई ये है। बस ये समझ लो कि है क्या। अभी तुम्हें दिख रहा है कि इसमें एक तो इस वाले में देखो, इसमें सेंट्रल टेंडेंसी शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। मीन और मीडियन सेम लाइन पे ही नहीं आ रहे थे, इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि यार तुम्हारा अभी भी मैंने डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया उसको। सबसे आसान तरीका है, ये हम एनुअल इनकम पे ही आ जाते हैं, ठीक है। एनुअल इनकम पे ही आ जाते हैं। मैं बोल रहा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 लाख स्टैंडर्ड डिविएशन आना चाहिए था, ठीक है। और मीन जो था वो 5 लाख था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अभी मेरे को एक डेटा मिला किसी और डेटा सेट में, एनुअल इनकम अलग से दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें मीन अभी भी 5 लाख ही है। तो मतलब मीन वही है, मीडियन भी वही है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर में वो लाइन तो सही है मीन मीडियन मोड की। हुआ क्या कि 1 लाख से कम आया स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मतलब मान लो 80,000 आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन, जो ओरिजिनली 1 लाख होना चाहिए था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें अब ऐसे समझा, स्टैंडर्ड डिविएशन में तुम्हारा बताता है कि कितना डेटा फैला हुआ है। तो अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन कम आया ना, इसका मतलब ये है कि डेटा कम फैला हुआ। कम फैला हुआ का मतलब क्या है कि डेटा सेंटर की तरफ ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इट इज मोर लाइक सेइंग कि तुमने आटे को ऊपर खींच दिया, तो अब ज्यादातर जो आटा है ना वो खिंचे हुए हिस्से की तरफ आ रहा है, समझ रहे हो। तो वो लेप्टोकर्टिक में आता है। लेप्टोकर्टिक मतलब बेसिकली ज्यादातर डेटा जो सेंट्रल टेंडेंसी के पास है, मीन के पास है, मेजॉरिटी ऑफ डेटा वो इसमें फिट हो रहा है। उल्टा होता है कि यार अब मान लो स्टैंडर्ड डिविएशन तुम्हारा 1 लाख आना चाहिए था, वो 1.5 लाख आ गया, 2 लाख आ गया। उस केस में क्या है कि डेटा फैल गया, ठीक है। वेरिएशन मतलब डिविएशन ज्यादा है, वेरिएंस ज्यादा है, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, मतलब ठीक है कि डेटा फैला हुआ ज्यादा है, मीन से ज्यादा दूर दूर तक डेटा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा प्लेटिकर्टिक आता है, और अगर नॉर्मल है तो मीजोकर्टिक आता है। इतना सही है कटऑसिस, और ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है। वही डीएफ कोल कट से तुम निकाल लेते हो कटऑसिस की एक वैल्यू, अगेन चैट जीपीटी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट। अब आते हैं हम डेटा इंप्यूटेशन के बारे में, ठीक है। इसको भी यार देखो, ज्यादा कुछ लॉजिक होता नहीं, ये जो रूल्स बने हैं ना वो इसलिए हैं कि डेटा कंटिन्यूटी बनी रहे, कि जैसा डेटा है वो खराब ना हो, ठीक है। और सेंस बनाए कि हम डेटा में क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट डेटा के लिए मीन और मोड यूज होता है, कंटिन्यूस के लिए मीन मीडियन यूज होता है, कैटेगरिकल डेटा के लिए मोड ही यूज होता है। इसका रीजन मैं बता देता हूँ फटाफट कि यार मीन और मीडियन वाले में तो ऐसा है कि यार डिस्क्रीट डेटा का अगर तुम कोई ग्राफ बनाओगे और तुम्हें सेंट्रल टेंडेंसी दिखी, तो मीन यूज कर लेना। क्यों कर लेना, क्योंकि यार सेंट्रल टेंडेंसी अगर कोई चीज फॉलो कर रही है तो इट्स बेटर कि मैं भी सेंट्रल टेंडेंसी को ही फॉलो कर लूं, ठीक है। मतलब डेटा खुद फॉलो कर रहा है तो मैं क्या होता हूँ उसको रोकने वाला। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मीन ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर सेंट्रल टेंडेंसी फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, तो मोड भी यूज किया जा सकता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उठा के डाल दी, ठीक है। और सेम कंटिन्यूस डेटा के लिए भी मीन अगर यूज कर रहे हो तो तभी यूज करना जब आउटलायर्स ना हो या सेंट्रल टेंडेंसी हो, सिमेट्री दिखे कर्व में। और अगर मीडियन यूज करना है तो मीडियन तब
काम का है जब आउटलायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्क्यूनेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उस केस में तुम्हारा ये मीडियन यूज करना एक काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। और कैटेगरिकल डेटा में तो देखो यार, सिंपल सिंपल लॉजिक में बताता हूँ, मीन तो कुछ मतलब ही नहीं रखता अपना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, अर्जेंटीना और ब्राजील को मैंने लेबल, देखो तुम्हें पहले बताया था कैटेगरिकल डेटा मतलब लेबलिंग होगी, क्योंकि मैं अर्जेंटीना को एज एन अर्जेंटीना डेटा प्रोसेसिंग में नहीं डाल सकता। तो मैं अर्जेंटीना को एक नंबर एसोसिएट कर दूंगा, जिसको लेबल कहूंगा मैं उसका, कि अर्जेंटीना को मैं आज से 2 बुलाऊंगा, और ब्राजील को मैं आज से 3 बुलाऊंगा, इंडिया को आज से 1 बुलाऊंगा, और मे बी जापान को 0 नंबर पे दे दूंगा। तो 0 1 2 3 ऐसे लेबलिंग कर दूंगा। मान लिया मैंने उस डेटा का मीन निकाला, वो आया 2.3। कोई मतलब ही नहीं है भाई 2.3 का, या तो 2 होगा या तो 3 है, कैटेगरिकल डेटा है ब्रो। तो वो 2 या 3 में ही आने वाला है, 2.3 का कोई मतलब नहीं है। मीडियन का क्या सीन है यार, अब मीडियन ऐसे समझो, जहां पे सेंटर डिफाइन हो सकता है वहां पे सेंटर का अपना कुछ मतलब है। कैटेगरिकल डेटा में कोई सेंटर का डेफिनेशन नहीं है, कोई अपना सेंस नहीं है कि ये डेटा बीच में आता है, ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में हो सकता है, ठीक है, कंटिन्यूअस में तो होगा ही। डिस्क्रीट में डिपेंड करता है कि डिस्क्रीट डेटा किस चीज का है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या सेंटर की अपनी एक वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। बट कैटेगरिकल डेटा में सेंटर का कोई अपना वैल्यू नहीं है। मान लो अगर 100 कंट्रीज का, ठीक है, एक डेटा सेट था, तो 50th कंट्री स्पेशल क्यों है, नहीं है ना, ठीक है। तो हम क्यों यूज करें इसको। अब मोड यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब एक तो पहली बात तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। दूसरी बात भाई मोड यूज करने का फायदा क्या, कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अगेन हम बोल रहे हैं, जब डेटा इस चीज को बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार यूज होती है, तो जहां जहां मिस हो रहा है, और मेजोरिटी ऑफ डेटा तो ऐसे भी फील्ड हो, सॉरी, मेजोरिटी ऑफ डेटा ऐसे भी फील्ड होगा, बहुत कम डेटा होगा जिसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, उस डेटा को मोड से रिप्लेस कर देते हैं, कुछ तो रिप्लेस हो जाएगा। मतलब मान लो कोई चीज 400 बार आ रही है, उसकी 400 से फ्रीक्वेंसी बढ़ के 420 हो गई, ठीक है, थोड़ा सा चेंज आ गया फ्रीक्वेंसी में, बट लाइट अभी कम से कम डेटा फिल हो गया ना मेरा। और मैंने डेट तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कंटिन्यूटी के बेसिस पे ही हमने रूल्स डिफाइन किए, पर इससे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम कुछ और भी कर सकते हो, इसमें एडवांस चीजें भी होती हैं, जैसे तुम क्लस्टरिंग टेक्निक्स को यूज करके भी इम्प्यूटेशन करते हो, लीनियर रिग्रेशन को भी यूज करके इम्प्यूटेशन करते हो, या फिर KNN इम्प्यूटर भी होता है, उससे भी तुम नेबर्स को यूज करके इम्प्यूटेशन करते हो। बहुत सारे तरीके हैं, बैक फिलिंग फ्रंट फिलिंग भी होती है, ठीक है। वो डेट टाइम वाला जो मैं वेरिएबल बताया था ना, उसमें बैक फिलिंग फ्रंट फिलिंग बहुत होती है, कि पीछे वाला डेटा है ना उसको आगे छापो, या आगे वाला डेटा ना उसको पीछे छापो, वो भी होता है। तो यार इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, थोड़ी इतनी बात करनी थी हमें, ठीक है। आगे की वीडियो में मैं तुम्हें बता देता हूँ, अब पक्का इस बार कंफर्मली मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए ट्यूटोरियल, ठीक है, बहुत हो गई थ्योरी थ्योरी। और यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कमेंट आउट जरूर करो यार, ठीक है। मेरे को मतलब कमेंट की बहुत, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक कोडर्स या टेक वाले लोग या ऐसे जिस बैकग्राउंड में तुम जाना चाहते हो, उसमें कम्युनिटी की पावर तुम्हें समझ नहीं आती, बट बहुत ज्यादा है, ठीक है, कम्युनिटी में तुम बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो कम्युनिटी बने, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें। तो फॉर दैट एंड फॉर द सेक ऑफ माय वर्क, प्लीज कमेंट आउट करो, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे तो यार रात के 1 बज रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गुड नाइट एंड सी यू अगेन।